आप सबका स्वागत है कॉपीराइट लॉज सेशन में। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट लॉज क्या है, कौन से प्रोविजंस कॉपीराइट लॉज में है, भारत में कॉपीराइट लॉज का क्या फ्रेमवर्क है, और फिर हम बात करेंगे कॉपीराइट लॉज इन्फ्रिंजमेंट की और इससे जुड़ी रेमेडीज की। सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे। कॉपीराइट लॉज से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे कि कॉपीराइट का अर्थ क्या है, कॉपीराइट किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करता है, बेसिक चीजें कौन सी पता होनी चाहिए, प्रोटेक्शन का स्कोप क्या है कॉपीराइट एक्ट में, और सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, और करंट रिसर्च एनवायरनमेंट में कॉपीराइट का रोल क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज क्या है। तो चलिए बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली प्रोडक्ट है ह्यूमन इंटेलेक्ट का, जिसे हम कह सकते हैं बौद्धिक संपत्ति, जिसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट्स, हमारी इन्वेंशन, हमारे इंडस्ट्रियल मॉडल्स, ट्रेडमार्क्स, सॉन्ग्स, सिंबल्स, नेम्स, ब्रांड्स, ये सब कवर होते हैं। इसीलिए हम इसको इंटैंजिबल एसेट भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपत्ति, बौद्धिक संपत्ति का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। ये नेचुरल राइट्स नहीं है, ये हमारे लीगल राइट्स हैं। इन लीगल राइट्स के थ्रू एक ओनर अथोराइज है, एक रचनाकार को एक अथॉरिटी मिलती है कि वो बेनिफिट ले सकते हैं, वो बेनिफिट ले सकते हैं अपनी बौद्धिक संपत्ति का। जो एफर्ट्स उन्होंने किए हैं उस एसेट को क्रिएट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उन सभी एसेट्स का इंजॉय देने के लिए उनको हेल्प करती है। और इसी के साथ इससे जुड़ा एक अहम मुद्दा भी है कि कोई भी रचनाकार और क्रिएटर और इन्वेंटर की परमिशन के बिना उनके वर्क को मिसयूज नहीं कर सकता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अधिकार लीगल राइट्स हैं, ये नेचुरल राइट्स नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स क्या हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी इन्वेंशंस, जिसके लिए हम पेटेंट्स फाइल करते हैं, हमारे ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड मॉडल्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट्स एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, प्लांट वेराइटीज, ये सब चीजें हमारी कवर होती हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। और उसके बाद हमारा कुछ आर्टिस्टिक और क्रिएटिव प्रॉपर्टी भी है, जिसमें हम कवर करते हैं अपने कॉपीराइट को, जैसे कि हमारा लिटरेरी वर्क, जिसमें नॉवेल्स, पोएम्स, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क, ये सब कुछ कवर होता है। और इसके साथ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये परफॉर्मर राइट्स को भी कवर करती है, जिसमें प्लेज, फिल्म्स, म्यूजिकल, कार्टून्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हमारा जो कॉपीराइट है ये आर्टिस्टिक और क्रिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब बात करते हैं कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो कि एक रचनाकार को एक राइट देता है, जिससे कि वो अपना लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क का बेनिफिट ले सके। और इस वर्क में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, जैसे कि बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेस एंड टेक्निकल ड्राइंग्स। तो इन सब चीजों के लिए कॉपीराइट लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कॉपीराइट लॉज के
किस किस चीज को वो कवर कर रहा है, आपका जो कॉपीराइट लॉज है वो किस किस चीज को कवर कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपीराइट लॉज के लिए आपके पास 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स 6 टाइप्स ऑफ वर्क, लिटरेरी एंड साइंटिफिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क्स, फोटोग्राफी वर्क्स, मोशन पिक्चर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स के लिए आप कॉपीराइट ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स के लिए आप कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स कॉपीराइट के अंदर आते हैं। लिटरेरी एंड साइंटिफिक वर्क आपका इंक्लूड करता है आपकी नॉवेल्स, पोएम्स, रेफरेंस वर्क्स, न्यूज़पेपर, और म्यूजिकल वर्क्स आपका कवर करता है आपके सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल, ऑर्केस्ट्रास। फिर उसके बाद आते हैं आपके आर्टिस्टिक वर्क्स, जैसे कि कुछ पेंटिंग्स, कुछ ड्राइंग्स, कुछ आर्किटेक्चरल वर्क। फिर फोटोग्राफिक वर्क्स में आपकी कैटेगरीज आती हैं पोर्ट्रेट्स की, लैंडस्केप की, फैशन और इवेंट फोटोग्राफी की। मोशन पिक्चर्स में हम कवर कर सकते हैं सिनेमाटोग्राफी वर्क्स को, जैसे कि फिल्म, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, न्यूज रील्स, थिएट्रिकल एग्जीबिशंस। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हम ले सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को और उनसे जुड़े डेटाबेसेस को, कुछ मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स को। तो ये सारे हमारे कॉपीराइट वर्क को कंस्टिट्यूट करते हैं। सबसे जरूरी कौन से बेसिक्स का हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक व्यवस्था के लिए एक एक्ट क्रिएट किया गया है। इसी तरीके से कॉपीराइट के लिए भी हमारे पास एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957, which came into effect from 1st January 1958. And this act was amended several times. बहुत बार इस एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई, पर जो सबसे सब्सटेंशियल अमेंडमेंट थी वो हुई 2012 में। फिर कुछ एक्ट है तो उसके बाद कुछ रूल्स भी फ्रेम हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रूल्स 3 बार लिखे हुए हैं। कॉपीराइट रूल्स 2013, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई, कॉपीराइट रूल्स 2016, कॉपीराइट रूल्स 2021। तो ये अमेंडमेंट्स का रीजन क्या है, क्यों ये अमेंडमेंट्स हुई? आप सबने सुना होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोविजंस हैं उनके साथ कंफर्मिटी रखने के लिए हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ी। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आप कॉपीराइट की वेबसाइट पे फाउंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अभी आपको लिंक भी शेयर करूंगी। और इसका एक मात्र ऑफिस है दिल्ली में, और वेबसाइट जिसकी मैंने अभी बात की वो आप वेबसाइट ये देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आप सारी जरूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। हमारा ये जो कॉपीराइट ऑफिस है ये किस मिनिस्ट्री, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो हमारा जो कॉपीराइट ऑफिस है ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर आता है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर कवर होता है। और इस कॉपीराइट ऑफिस में हमारे कुछ रजिस्ट्रार्स हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, जो कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा कॉपीराइट ऑफिस का। तो कॉपीराइट ऑफिस हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर आता है। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। इससे अगला पहलू जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या ये जरूरी है, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर वर्क टू क्लेम कॉपीराइट? तो हरगिज नहीं। एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिक। जैसे वर्क क्रिएट हुआ कॉपीराइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा विटनेस है, एक बहुत बड़ा एविडेंस है। आप कल को कोई भी आपकी ओनरशिप के लिए कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा एविडेंस है। सबसे बड़ा एविडेंस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है।
चीज का प्रोटेक्शन का स्कोप है कॉपीराइट एक्ट में। दैट मीन्स एक्सटेंट क्या है प्रोटेक्शन का। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि कॉपीराइट लॉज हमें हेल्प करते हैं, हमारे वर्क को प्रोटेक्शन देते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अनऑथराइज्ड यूजर से। कोई भी हमारे वर्क को हमारी परमिशन के बिना यूज ना कर सके, उसको पब्लिकली बेसिकली पब्लिक को सेल ना कर सके, पब्लिक में डिसेमिनेट ना कर सके, उसकी कॉपीज को एक्सचेंज ना कर सके। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट एक्ट क्रिएट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है, ना कि आइडियाज। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपीराइट बेसिकली प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशंस को, नॉट आइडियाज को। इस पे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, वो एक आइडिया उनके माइंड में है, सेम आइडिया उनके माइंड में है, और दोनों ही एक ही आइडिया पे अपनी बुक लिख रहे हैं। तो वो आइडिया को वो कॉपीराइट नहीं ले सकते उस आइडिया के लिए, बिकॉज अगर आइडिया के लिए कोई भी कॉपीराइट लेने लग गया तो फ्री फ्लो फॉर आइडिया का जो हमारा जो मोटिव है वो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स फिर तो आइडियाज के लिए हर पर्सन का एक आइडिया है, वो आइडिया उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगा। जी नहीं, कॉपीराइट आपको आइडिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता, कॉपीराइट आपको प्रोटेक्शन देता है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रही थी कि दो फ्रेंड्स हैं, अगर उनके माइंड में एक आइडिया है तो वो उस आइडिया पे किस तरीके से अपनी बुक लिख रहे हैं, उनका लिखने का जो तरीका है, हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग देयर आइडिया, वो उस पे कॉपीराइट ले सकते हैं, ना कि आइडिया पे कॉपीराइट ले सकते हैं। तो कंक्लूड करते हुए कि जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है वो एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज के लिए मिलती है, ना कि आइडियाज के लिए। और सबसे बड़ा, जैसे कि हम जानते ही हैं कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स कमर्शियल मिसयूज, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स कमर्शियल मिसयूज। आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हमें पता होनी चाहिए कि ड्यूरेशन एंड टर्म्स ऑफ कॉपीराइट क्या है। क्या कॉपीराइट परपेचुटी में वर्क करेगा, इसका कोई एंडिंग टर्म नहीं है? जी नहीं, कॉपीराइट का भी एक एंडिंग टर्म है। तो कॉपीराइट की जो प्रोटेक्शन मिलती है वो 60 इयर्स के लिए है, बट वी हैव टू सी कि किन किन वर्क के लिए वो प्रोटेक्शन, वो पीरियड कैसे काउंट किया जाता है। तो यू कैन सी हियर, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए 60 इयर्स का जो पीरियड है ये काउंट किया जाता है डेथ ऑफ ऑथर से। एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, सिनेमाटोग्राफी वर्क के लिए ये 60 ईयर का पीरियड काउंट होता है डेट ऑफ पब्लिकेशन से। तो 60 इयर्स का पीरियड जो है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के का वर्क है। अगर ये वर्क इन पहले 4 वर्क्स के अंदर आता है तो डेथ ऑफ ऑथर से काउंट किया जाएगा, और अगर ये नीचे दिए गए 2 वर्क से जुड़ा हुआ है तो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन से आपका पीरियड काउंट होगा। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट के लिए आपका ऑफिस, एकमात्र ऑफिस दिल्ली में है, तो आपकी सारी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज वहां पे आपको प्रोवाइड हो सकती हैं। और ये ऑफिस जो लोकेटेड है ये प्लॉट नंबर 32, बौद्धिक संपदा भवन, सेक्टर 14, द्वारका, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन बाय पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। और वी ऑल आर लिविंग इन द ईरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो इसीलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसे हम ई फाइलिंग फैसिलिटी कहते हैं, जो कि 14 फरवरी 2014 से इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि एप्लीकेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन तरीके से फाइल कर सके। तो इसीलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अवेलेबल है। नाउ अब तो हमने बात की एप्लीकेशंस की, तो प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको एप्लीकेशन फॉर्म 14 फिलअप करना पड़ेगा। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म 14 फिलअप करना पड़ेगा, जो कि कॉपीराइट की वेबसाइट पे दिया गया है। मैं आपको उस वेबसाइट पे ले चलूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप उस फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप उस एप्लीकेशन को देखेंगे तो वहां पे कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स होंगे,
स्टेटमेंट ऑफ फर्दर पर्टिकुलर्स होंगे और आपको कुछ उन पर्टिकुलर्स को फिलअप करना है। और उसके बाद अगर आपको एक से ज्यादा वर्क के लिए अप्लाई करना है, एक से ज्यादा वर्क के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जितने ज्यादा वर्क के लिए आप, जितने भी जो पर्टिकुलर वर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशंस को फाइल करना पड़ेगा। सेपरेट वर्क, सेपरेट एप्लीकेशंस। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी देखना है किस तरह के वर्क के लिए कौन सी फीस प्रिस्क्राइब है। दैट मीन्स आपको एक रिक्विजिट फी को भी पे करना पड़ेगा और फिर आप फर्दर उस पर अपने साइन करके, अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी है उस पर थर्ड पार्टी के जिसके भी साइन है उस पर करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोड ऑफ फी डीडी भी आप रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के फेवर में बना सकते हैं, या फिर ई पेमेंट, जैसे कि आज हम सब जानते हैं ई पेमेंट की फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू भी इसकी अच्छे से पेमेंट कर सकते हैं। सो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, जिसके थ्रू आप अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का सारा वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। एंड it's need of an hour, as we know that current research environment, in this current research environment कि कॉपीराइट का क्या रोल है। वी नो कि कोई भी आर्टिकल आपने पब्लिश करना है, आप उसको अवेलेबल करवाना चाहते हो पब्लिक में, तो आप उसको कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पब्लिशर्स होते हैं वो ऑथर्स को एक ऑथर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलते हैं, जो कि पब्लिशर्स को एक राइट देता है कि वो उनके वर्क को पब्लिश कर सके। इसीलिए ऑथर एंड पब्लिशर एक पब्लिशिंग एग्रीमेंट में एंट्री करते हैं, जिसे हम असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट भी कहते हैं, और ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है पब्लिशिंग के लिए। तो जहां भी आपका जो असाइनमेंट है ये ट्रांसफर करता है कॉपीराइट को ऑथर से पब्लिशर तक, वहां पे आपका लाइसेंस आपको हेल्प करता है कुछ लिमिटेड राइट्स को देने के लिए, कुछ लिमिटेड राइट्स पब्लिशर को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसीलिए कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है करंट रिसर्च एनवायरनमेंट में। और आप जिस भी पर्टिकुलर जर्नल को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनका कॉपीराइट का सारा प्रोसीजर देखना चाहते हैं, वो अवेलेबल है। उसमें उनकी सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं और उनका जो वो फॉर्म चाहते हैं आपके एंड पे, ऑथर्स के एंड पे, रिसर्चर्स के एंड पे, वो फॉर्म भी अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की, पर इससे पहले हम आपको ले चलते हैं कॉपीराइट ऑफिस की वेबसाइट पे। तो जो यूआरएल मैंने आपको अपनी पीपीटी में शो किया है, वो यूआरएल को आप टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल बी एबल टू सी, आप देख पाएंगे कि आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आप कॉपीराइट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के जो प्रोविजंस है उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आपका फॉल करता है। और इसमें आप डिफरेंट तरीके के प्रोविजंस और पर्टिकुलर्स देख सकते हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको डाउनलोड्स नजर आएगा। डाउनलोड्स में आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला फॉर्म जो आपको यहाँ पे नजर आएगा वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, फॉर्म 14 जिसे आप कह सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इट्स अवेलेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर वहां पे आप डिफरेंट जो पर्टिकुलर्स हैं, जो स्टेट फर्दर पर्टिकुलर्स हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं एंड आप इसके लिए फीस को भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉर्म्स पे जाके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज नजर आ रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज में भी आप बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। जैसे कि अगर हम क्लिक करते हैं वर्क फ्लो पे, सपोज हम वर्क फ्लो पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का पूरा वर्क फ्लो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें कि आपको पूरा एक फ्लो चार्ट यहाँ पे नजर आ जाता है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को इनिशिएट करना है, आपको कैसे एप्लीकेशन को फाइल करना है फीस के साथ, फिर आपको एक डायरी नंबर अलॉट होगा, कितना टाइम पीरियड आपको अलॉट होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होती है तो उस ऑब्जेक्शन के लिए आपकी कहाँ पे हियरिंग होगी, फिर किस किस चीज को आपको फुलफिल करना है, फर्दर अगर वो एप्लीकेशन आपका आफ्टर द रिजेक्शन, लाइक अगर वो रिजेक्शन आपका एलिमिनेट हो गया है, अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, सो आपका ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप पूरा फ्लो चार्ट ये स्टार्टिंग टू एंड ये आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, हम अपनी रजिस्ट्रेशन को कैसे फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी को भी कोई समस्या यहाँ पे होती है, किसी भी प्रश्न से कोई उनका उत्तर नहीं मिलता, तो आप FAQ में, जिसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं, इसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको कॉपीराइट के अर्थ से लेके कॉपीराइट की टर्म क्या है, और कहाँ से आपको ये बेसिकली जो आपका सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, हर तरीके की जानकारी आप इस फैक्ट प्रोविजन से उठा सकते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे में सारी चीजें दी गई हैं, तो आप इजीली इन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट फॉर्म 14 आपको इधर भी नजर आ रहा है, तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस भी नजर आ सकती हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर फाइलिंग कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें बताया हुआ कि सबसे पहले जैसे कि हम हर एक वेबसाइट पे आजकल जाके अपना एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो आप अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। फिर अगर आपका न्यूली रजिस्टर है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन, जैसे भी आपका रजिस्ट्रेशन है, आप उसको जाके फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद सारा जो भी प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है कि आप उस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और उस पे कैसे सिग्नेचर अपने अपलोड करेंगे, कितना फी पे करेंगे, और फिर कैसे उसको सक्सेसफुली अपलोड करेंगे, और बाद में सबसे लास्ट में कि अगर आपको एक हार्ड कॉपी एज एन एक्नॉलेजमेंट स्लिप के तौर पे रखना है तो आप उसको भी रख सकते हैं, और एक हार्ड कॉपी का प्रिंट लेके अगर आप इसको बाय पोस्ट भेजना चाहें तो इस ऑफिस एड्रेस पे, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, कॉपीराइट डिवीजन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बौद्धिक संपदा भवन, यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर आप अपना ये एप्लीकेशन पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी, और प्रोसेसिंग फीस, क्या प्रोसेसिंग फीस है आपकी, वो भी आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट तरीके के वर्क के लिए डिफरेंट तरीके का फीस यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सिनेमाटोग्राफी फिल्म का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए ₹15,000 पर वर्क, तो अब किस तरीके से उस फीस को लगा सकते हैं, तो आसानी से आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मिल सकते हैं, और हर चीज के लिए यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल सकता है। और आप अगर इसमें ऊपर सभी चीजों को देखना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे शुरुआत है, सब चीजों को जो कि हमने डिस्कस किया कि कॉपीराइट एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया, तो ये देखिए सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। और जब जो हम बात कर रहे थे कि अमेंडमेंट्स हुई, रूल्स फ्रेमवर्क हुई, तो जो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हर तरीके की जानकारी यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो ये था पार्टिसिपेंट्स हमारा कॉपीराइट का वेबसाइट, जिसे आप ओपन करके अपनी जो क्वेश्चंस है, जो क्वेरीज है, उनको इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को, जो आपकी 31 मार्च 2021 को रिलीज हुई है, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आपकी हुई हैं और क्या उनका एक्सटेंट है। तो ये दोनों ही आपको लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप इसको भी आसानी से देख सकते हैं, और जो आपकी जानकारी है, जो आप ज्ञान लेना चाहते हैं, वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने
कॉपीराइट लॉज में, जिसमें हम बात कर रहे थे इंफ्रिंजमेंट की। तो अगर आपके कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट होता है, अगर आपकी कॉपीराइट का कोई वॉयलेशन होता है, तो वो इंफ्रिंजमेंट कहलाता है। और फिर उससे उससे जुड़ी कौन सी सुविधाएं हैं जो आप ले सकते हैं, ओनर जो रचनाकार है ले सकते हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि इंफ्रिंजमेंट होता क्या है बेसिकली। तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है कि is the use of works protected by the copyright laws। तो बेसिकली कोई भी ऐसा वर्क जिसे आप प्रोटेक्ट कर रहे थे कॉपीराइट लॉस में, पर कोई भी बिना परमिशन के उस एक्सक्लूसिव राइट को जो कि कॉपीराइट होल्डर को दिया गया है, उस राइट को यूज करता है, उसी काम को रिप्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, या फिर परफॉर्म करता है, या फिर उससे कुछ प्रॉफिट्स अर्न करता है, तो ये सारा ही कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के अंदर आता है। एंड जैसे कि ये पॉइंट सारे मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, तो ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे उसका कोई कॉपी कर रहा है आपके वर्क को कोई, या फिर पब्लिक में उस वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसी को रेंट कर रहा है, किसी को लेंड कर रहा है कुछ प्रॉफिट के लिए, और कहीं पे वो परफॉर्म किया जा रहा है, या फिर पब्लिक को कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो सारा ही इंफ्रिंजमेंट होता है। और इससे जुड़ी कुछ रेमेडीज भी हैं, कुछ सिविल रेमेडीज हमारे पास हैं, जैसे कि इंजंक्शन हमारी एक रेमेडी है, जिसमें कि कोर्ट जो डिफेंडेंट है उनको बेसिकली प्रोहिबिट करते हैं कि वो अपने एक्शन ना करें, ताकि प्लेंटिफ को रिलीफ मिले। फिर कुछ डैमेजेस भी इसमें फाइल किए जा सकते हैं, जो डैमेजेस बेसिकली जो भी वॉयलेशन हुई है उस वॉयलेशन की भरपाई के लिए जो डैमेजेस हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं ओनर और रचनाकार और क्रिएटर के थ्रू। फिर अकाउंट सेटलमेंट भी होता है, अगर कुछ प्रॉफिट्स अर्न किए गए हैं किसी का वर्क यूज करके, तो वो प्रॉफिट्स को भी उनको सेटल करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा रेमेडीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है, अगर जो आपका वॉयलेशन है वो बहुत ही सीरियस नोट पे है, बहुत ही मामला संगीन है, तो ये क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। समटाइम इट रिजल्ट इन समटाइम ये इम्प्रिजनमेंट तक भी चला जाता है, कि अगर कुछ ज्यादा लेवल पे कुछ इंफ्रिंजमेंट हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट का भी एक यहाँ पे जो केस है वो डेवलप हो सकता है। तो ये सभी मुद्दे बहुत जरूरी है। अब क्या कुछ एक्सेप्शंस भी इंफ्रिंजमेंट के लिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी के वर्क पे रिसर्च करना चाहते हैं, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो सिमिलरली कुछ इंफ्रिंजमेंट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जो चीजें हैं जिनसे हमें एक्सेप्शंस कहा जा सकता है, कि अगर आप किसी के वर्क को रिसर्च कर रहे हैं, या फिर रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए कोई वर्क यूज किया जा रहा है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इंफ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आती हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है कि जो भी अगर आप रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं या फिर फर्दर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी इंफ्रिंजमेंट के क्षेत्र में नहीं आएंगी। इस तरीके से ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस किस तरीके से हम अगर वर्क करते हैं तो वो वॉयलेशन कहलाएगा, और अगर हम उसको रिसर्च पर्पस के लिए किसी सोसाइटी बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं तो वो इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। तो आज का ये सेशन हमारा जो था वो ये था कि कॉपीराइट लॉज क्या है, कौन से प्रोविजंस हैं, और अगर आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको जो URL है वो प्रोवाइड किया है, और आप इस URL के थ्रू ये सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि हम इस सारी चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को बेसिकली इन चीजों की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके साथ साथ हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज, एंड इट हैज अ ग्रेट रेलेवेंस इन आवर लाइव्स। सो इसी के साथ ही थैंक यू सो मच, द एंड।